वेलकम बैक टू टॉक लाहौर। जनाब, आज प्रोफेसर अहमद हमाद साहब एक बड़ी ही मशहूर शख्सियत के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के मायनाज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर बेमिसाल सैयद नूर अहमद साहब ने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में जीवा, घूंघट, चूड़ियाँ और मजाजन जैसी बेहद ट्रेंड सेटर्स फिल्मों को डायरेक्ट किया है और मुतअद्दिद फिल्में बनाई भी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्होंने हासिल किए हैं। जिस वक्त टाइटैनिक रिलीज़ हुई तो दुनिया में हर तरफ उसकी धूम मची हुई थी, मगर पाकिस्तानी सिनेमा में चूड़ियाँ फिल्म ने किसी की नहीं चलने दी थी। मज़ीद जानते हैं सैयद नूर के मुतालिक अहमद हमाद की इस मुलाकात में, तो उनकी तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइए हमें। प्रिया मुनीबा, लाहौर के जो चमकदार तरीन सितारे, हम उनको आजकल उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आज हम पैरागॉन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मौजूद हैं और लाहौर शहर जिनकी वजह से रोशन है और दिलकश है, वो मेरे साथ मौजूद हैं और आपका तारुफ तो ज़ाहिर है साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन इब्तदाई कलिमात के तौर पे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख़, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख़ आपके बग़ैर अधूरी है। जदीद इंडस्ट्री जो है वो आपसे शुरू होती है और उसके बाद आज तक आप ही का नाम सबसे नुमायाँ। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब सैयद नूर साहब से है। आज हम उनके पास मौजूद हैं और आइए आप उनसे मैं भी बात करूंगा, आप भी बात करेंगे और सुनें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, शाह साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हमाद साहब, इतना लंबा तारुफ करवा दिया आपने। इतनी लंबी तो ज़िंदगी नहीं रही मेरी फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, मोहब्बत के साथ करवाया और अभी मेरा दिल चाह रहा था मज़ीद बात की जाए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, इस काबिल कहाँ हैं हम। आपका आना हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है और बाइस एहतराम है। आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया सर। जी मोस्ट वेलकम। हम बात ये करना चाह रहे थे आपसे कि माशाल्लाह आपने इतने बड़े बड़े नाम मुतारफ़ करवाए, जिसमें हीरोज़ हैं, जैसे शान है, सलीम शेख है और इसी तरह हीरोइंस हैं। तो हमारे जहन में आपका जो खूबरू चेहरा है वो हमेशा आता है। तो ख़ुद आपने अपने आप को हीरो के तौर पे स्क्रीन पे क्यों नहीं आप लेके आए? अगर मैं हीरो बन जाता तो आज मैं ज़ीरो होता। अच्छा जी, हीरो की जो उम्र है वो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक डायरेक्टर की या एक राइटर की है। यानी किंग के बजाय किंग मेकर बन। मुझे हमेशा कैमरे के पीछे रहना अच्छा लगता था। सही। मुझे बहुत सारे सीनियर डायरेक्टर्स ने कहा अपनी फिल्म में मुझे हीरो कास्ट करना चाहा, लेकिन मैं नहीं समझता था कि मैं कर पाऊँगा। ठीक। हालांकि जितने भी एक्टर्स हैं उनको गाइड करता हूँ, जो नए हैं ख़ास तौर पे उनको। देखो ना, नए लोगों में मैंने जितने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है वो एक लंबी कतार है। बिल्कुल सर, ऑफ द स्क्रीन भी बहुत सारे नए लोग। आप सलीम शेख साहब की बात कर रहे हैं, उसके बाद बाबर अली, जीवा, अदनान समी, सरगम, बिल्कुल बिल्कुल, अरबाज खान, घूंघट, फिर आप दीवाने तेरे प्यार के मोहम्मद राना, बिल्कुल, फिर रैम्बो, मतलब जितने भी ये लोग हैं। इसी तरह सिंगर्स भी कुछ आपने पहली दफ़ा आपकी फिल्म में आज गाया। जी, जैसे गलबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनवर रफ़ी साहब ने कुछ गाए हुए थे, लेकिन प्योरली जो डेब्यू किया वो अरशद महमूद ने किया। अच्छा। अरशद महमूद साहब के साथ साथ वारिस बेग साहब, बहुत बड़ा नाम है वारिस बेग साहब, जिन्होंने उन्होंने बड़े अच्छे मेरे लिए गीत गाए। वो एक गीत गाने आए थे, फिर सारे ही उन्होंने गा दिए। तो इतना अच्छा, इतना बड़ा टैलेंट था वो। तो मुझे फ़ख्र है कि मैंने नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया और ख़ुद भी नया हो गया। क्या बात है। आपके ऊपर एक आम तौर पे जो मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से एतराज़ आता है कि इसमें कोई शक नहीं आपकी खिदमत बेपनाह हैं, इस इंडस्ट्री को उठाने में आपका बड़ा किरदार है, लेकिन साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में एक मखसूस आपके पसंदीदा लोग थे, आप उनको कास्ट करते थे जिससे बाकी लोग लेफ़्ट आउट महसूस करते थे, और इस तरीके से फ़िल्म इंडस्ट्री की तबाही में भी कहीं ना कहीं आपका कोई किरदार है। तो इसके बारे में आपकी क्या ये अजीब सी वैसे परसेप्शन है इस हवाले से कि जी मैं ख़ास लोगों को प्रमोट करता था या अपनी फिल्म में लेता था। एक टीम वर्क होता है और फिर एक किरदार की शक्ल होती है जिसके साथ आप लोगों को कास्ट करते हैं। ठीक है। मेरे यहाँ जितने भी लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं वो उनकी शक्ल थी उस किरदार में, इसीलिए वो कामयाब हुए। वाह। जब आपकी पर्सनैलिटी या आपकी प्रेजेंस उस रोल में फिट इन नहीं होगी तो आप
क्लिक नहीं करेंगे। आप जो जितनी मर्ज़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छा आप जोर लगा लें, आप कभी अच्छे नहीं लगेंगे। आप ये देखें अंग्रेज़ी फिल्मों में एक टाइटल आता है कास्टिंग डायरेक्टर। जी हाँ, बिल्कुल। वो क्या होता है कास्टिंग डायरेक्टर? कास्टिंग डायरेक्टर ये होता है कि उसको स्क्रिप्ट दी जाती है, डायरेक्टर उनको स्क्रिप्ट देता है कि जी ये स्क्रिप्ट लें, पढ़ें और इसके मुताबिक मुझे सजेस्ट करें। फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर वो पढ़ता है और जो अवेलेबल आर्टिस्ट होते हैं उनकी 3 नाम वो उनको देता है डायरेक्टर को, इस रोल में ये 3 नाम, इस रोल में ये 3 नाम, इस रोल में ये 3 नाम। उसके बाद डायरेक्टर की जॉब शुरू होती है कि उसमें से एक को सिलेक्ट करता है। दुरुस्त। तो हमारे यहाँ ये डायरेक्टर को खुद ही काम करना पड़ता है। लिहाजा आपको मेरे यहाँ यही हुआ कि मुझे पता है मेरे कहानी के इस किरदार की शक्ल कैसी, इसका नाक लंबा होना चाहिए, यहाँ गोल आंखें होनी चाहिए इस रोल में, हैं जी, और लिप्स जब वो हंसे तो उसके लिप्स ऐसे खुलने चाहिए, ऐसे। ये चीज़ें जब तक आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आप अच्छा काम नहीं ले सकते आर्टिस्ट से। अच्छा, अब आ जाए उस तरफ, साइमा की तरफ। मुझे मालूम है कि इशारा किया होगा कि साइमा को हर फिल्म में लेते हैं। जी जी। मुझे ये बताएं कि मैंने जितनी फिल्मों में साइमा को लिया है, सब फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और सारी फिल्में हिट हैं। जब मैंने डाकू रानी बनाई तो आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, कौन थी ऐसी खातून जो डाकू रानी का रोल कर सकती है? हाँ, बिल्कुल ठीक। मुझे लेना बनता था उसको। बिल्कुल। चूड़ियाँ जब बनाई तो कौन सी ऐसी सबमिसिव लड़की थी परफॉर्मेंस के लिहाज से बिल्कुल कि मैं उसको ना लेता, उसको ले लेता। कोई भी फिल्म उठा के देख लें, उसने जस्टिफाई किया है, मैंने जस्टिफाई किया है कि इसी को होना चाहिए। तो ये बुराई हमेशा वो लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो ये जो मसाइल हैं और ये रहने चाहिए, ये जो बोलते हैं इनको बोलते रहना चाहिए। ये जो आपके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, करते रहना चाहिए, जब भी तो आप फलांगेंगे, एक्टिव होंगे, कुछ सोचेंगे और कुछ सोचेंगे और बेहतर सोचेंगे। मैं इस बात बहुत अच्छी बात की शाह जी, आपने अभी जिक्र फरमाया कि नए चेहरे को, तो उसमें मुझे जन्नत मिर्ज़ा ताज़ा तरीन याद आ रही है, तेरे बाजरे दी राखी। वो फिल्म में बाकायदा देखने के लिए कुछ 3-4 मरतबा गया वहाँ पे, तो खुशी भी हुई और मायूसी भी हुई। मायूसी इस सेंस में कि लोग नहीं थे देखने के लिए, और छोटी स्क्रीन उन्होंने उसके लिए डेडिकेट की हुई थी। 9th नंबर या 8th नंबर था उधर एम्पोरियम में। तो मैंने देखी शौक़ से, मुझे तो वही सैयद नूर नज़र आया और अच्छा लगा, लेकिन पब्लिक जो थी वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि शायद आप जैसे लेजेंडरी लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को हम आहंग नहीं किया। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपकी क्या राय है? लोग इस वक्त सैयद नूर की फिल्म देखने क्यों नहीं आते? मेरी फिल्म देखने आते क्यों नहीं आते? उस फिल्म के साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली प्रमोशन का मसला हुआ है। अच्छा। प्रॉपर प्रमोट नहीं हुई फिल्म। और डिजिटली अगर आप बात करें तो उसमें डिजिटली बहुत अच्छा काम हुआ था। यहाँ लोगों को पता भी नहीं था डिजिटल क्या होता है जब मैंने डिजिटल शुरू किया था। अच्छा। मैंने 16-17 साल पहले डिजिटल एडिटिंग शुरू की थी अपने इस स्टूडियो में। अच्छा। एविड में लेके आया था अमेरिका से। अच्छा। यहाँ कैंची से फिल्म कटती थी, मैं एविड पे काटता था, कंप्यूटर पे, डिजिटल पे काटता था। ये जो सो कॉल्ड कहते हैं ना डिजिटल, ये उनको पता भी नहीं है एविड क्या है, उसको पता भी नहीं है एडिटिंग का ये सॉफ्टवेयर का। मुझे याद आ रहा है वोटी लेके जानी शायद उसी पे एडिट करवाई। जी हाँ, जी हाँ। फिर सर लेकिन आपको टेली साइनिंग के लिए फिर पाकिस्तान से बाहर भेजनी पड़ती थी, फिर मैं जाता था। ये लोग आज मामे बनते हैं डिजिटल के। मैं उस वक्त डिजिटल पे काम कर रहा था जब इन्होंने सुना भी नहीं हुआ था। ये टीवी के ऊपर काम करते थे या नहीं करते थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये डिजिटल फिल्म जो है मैंने सीखी उस वक्त, आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले, जब मैं फिल्म का नेगेटिव लेके बैंकॉक गया, थाईलैंड गया, इंडिया गया, मतलब जहाँ से वो हमने सब किया। तो ये इनको मालूम नहीं है डिजिटल क्या होता है। जो लोग एतराज़ करते हैं कि डिजिटल नहीं था, डिजिटल पे काम होता क्या है? डिजिटल एक फॉर्मेट है। आपने शॉट वही लेना है जो आप 35 पे लेते थे। कैमरा वैसे जाएगा, लेंस वैसे ही तब्दील होगा, माहौल वैसे ही बनेगा, मूवमेंट वैसे ही आएगी, सब कुछ वैसे आएगा, सिवाय इसके कि कैमरा वो स्क्रैचेस ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव वाला नहीं है। आपके पास एक चिप वाला कैमरा आ गया है जो
क्लैरिटी लेके आता है, और वो क्लैरिटी भी बाज़ औक़ात बुरी लगती है जी। ब्रेन डाला जाता है बाकायदा, ये दिखाने के लिए कि नहीं ये रील वाला सफ़ेद वो फील देने के लिए। तो ये मैं वही बात करता हूँ हमेशा कि इतराज़ करना, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप आगे बैठ के डिस्कस करेंगे ना, तो आपके पास अल्फाज भी नहीं होंगे, आपके पास इतना नॉलेज भी नहीं होगा। सर ये देखिए, तीफा इन ट्रबल आई पाकिस्तान की, फिर ये मौला जट आई, उनके इन्वेस्टर्स ने कमाया, उसके बावजूद अगली फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी तरह अब आप भी हम देखते हैं माशाल्लाह ये पैरागॉन वगैरह, आपने भी जितना कमाया फिल्म में दोबारा फिल्म में लगा दिया, लेकिन आप पर भी मायूसी हम देखते हैं वैसा औकात। कोई मायूसी नहीं है, 3 फिल्में बना के बैठा हूँ, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं अपने हिसाब से फिल्म को लगाऊं। ये नहीं कि कोई कहे जी फिल्म लगा दें, अरे 5-6 करोड़ रुपये मैंने लगाया, मुझे पता है कब लगाना है, कैसे फिल्म का वापस आना है। आपकी ख्वाहिश पे नहीं लगा सकते फिल्म, आम आदमी की ख्वाहिश। इंडस्ट्री को उठाने के लिए फिर सर कौन से इंडस्ट्री को उठाने के लिए सिर्फ एक आदमी नहीं चाहिए, एक पूरा एक सिस्टम चाहिए। एक आदमी एक फिल्म नहीं चला सकती। जितनी फिल्में, ये तीफा इन ट्रबल की बात की है आपने, मौला जट की बात की है, तो ये अगर एक फिल्म से चलना होता तो फिल्में चल पड़ती। अब कौन 22 करोड़ 25 करोड़ की फिल्म बनाएगा मौला जट? कौन तीफा इन ट्रबल 15 करोड़ की फिल्म बनाएगा? बात यह है कि फिल्म सस्ती बननी चाहिए, मिसाल कायम होनी चाहिए, और मुसलसल एक ग्रुप तश्कील देना चाहिए, एक ग्रुप को आगे आना चाहिए, ये ग्रुप फिल्म्स बनाए। तो सर OTT के आने पे, ये नेटफ्लिक्स वगैरह इसके आने पे आपका इतना काम है, क्या आप उस तरफ सोचते हैं कि आप या आपके बाद जो आपका बेटा है वो चलें, सिनेमा अगर अवेलेबल नहीं है तो OTT के लिए काम करें? क्यों करें OTT पे? मैं एक फिल्म का आदमी, मैं फिल्म के लिए काम क्यों ना करूं? सही। OTT पे वो लोग काम करते हैं जिनको सिनेमा में जगह नहीं मिलती। क्यों काम करें OTT? हाँ, OTT हमें फाइनेंस करें, हम उसके लिए बनाते हैं फिल्म। सही। मैं ख़ास तौर पे OTT के लिए फिल्म डिज़ाइन नहीं कर सकता। अगर मैंने उसके लिए डिज़ाइन करनी है तो मैं वो फिल्म सिनेमा में क्यों ना लगाऊं? फिर अगर सिनेमा में ना लगाऊं तो आप कल को आप नहीं भी कहेंगे दोस्ती में, प्यार में, कोई और आगे कहेगा, और यार आप फिल्म के आदमी हैं, OTT पे आप आ गए, इतना बड़ा काम करके छोटे काम पे आ गए। ये जीने नहीं देते लोग। एक राय आपकी बात से याद आया कि ये भी है कि जो टीवी का आदमी है वो फिल्म में कम जाता है, और फिल्म के आदमी का तो नखरा ही बहुत है, वो तो आपको पूरी दुनिया में टीवी पे नज़र ही नहीं आएगा, वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो। आप इससे एग्री करते हैं? आपने क्योंकि बाज़ टीवी के लोगों को प्रमोट करके भी वो स्टार बनाया है। नहीं, खैर ऐसा तो कोई बात नहीं है। टीवी के लोगों ने बड़ा काम किया है फिल्म में आके, और फिल्म के लोगों ने ही जाके टीवी की बुनियाद रखी थी। PTV की बुनियाद रखने वाले फिल्म के लोग थे। अच्छा, ये कमर आफ्ताब साहब, ये सब लोग फिल्म से गए थे। ये फिल्म में इनकी ट्रेनिंग थी। सही। फिल्म के लोग थे ये, बिल्कुल ठीक। लेकिन फिल्म को इतना वो डिग्रेड कर देते हैं लोग। पहली बात तो ये है कि ये जो कहा करते थे, अब तो खैर कम हो गए, कि फिल्म में अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ आप कैसे कहते हैं किसी को? अपना हुनर है सर वो। नहीं, हुनर नहीं है, पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोग थे। अगर डिग्री को आप पढ़ा लिखा कहते हैं तो डिग्री वाले लोग थे। बिल्कुल ठीक। अगर मैं डायरेक्टर्स में नाम लूँ, परवेज़ मलिक साहब बाहर से पढ़ के आए थे, डिग्री लेके आए थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर फ़लसफ़े के शानदार मास्टर थे। फिर जितने भी अपना इकबाल यूसुफ इंडिया से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वहीद मुराद साहब, मैंने बताया कि जितने भी लोग थे सब पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन एक परसेप्शन बना दिया था ड्यू टू फीमेल। अच्छा, फीमेल कोई काम नहीं करती थी फिल्म में, अच्छा नहीं समझते थे, तो लिहाजा उस बाज़ार से लड़कियां आती थी जो बेबाक होती थी और जिन्होंने आके एक हीरोइन का और डांस का एंगल संभाला। और यही हमारा अलमिया बन गया फिल्म इंडस्ट्री का, कि अगर कहीं किसी लड़की को ऑफ़र की गई फिल्म तो वो पहला लफ्ज़ ये कहती थी कि जी मुझे तो डांस नहीं आता। तो फिल्म में एक डांस का कंपल्सरी होना, ये हमारे लिए डैमेजिंग बन गया, जो नहीं होना चाहिए था। टीवी पे डांस नहीं होता था, टीवी पे लड़कियां चली जाती थी, वही लड़कियां
टीवी पे जाके काम करती थी। ये एक मसला रहा है। अब उन लोगों की बात अगर मैं करूं जो लोग एतराज़ात करते हैं, वो कौन लोग हैं? वो बड़े लोग हैं, वो सोसाइटी में बड़ा मुकाम रखने वाले लोग हैं। मेरे सामने एक इंटरव्यू में बैठे हुए उन्होंने मुझे यही कहा कि आप क्या हैं, अनपढ़ लोगों की इंडस्ट्री है, लड़कियां आप लेके आते हैं वहाँ से, बाज़ार से अनपढ़ जाहिल, आपको पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं मिलती, आपको बड़े घरों अच्छे घरों की लड़कियां नहीं मिलती, आप इस तरह करते हैं। मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कहा है आपने, ये ऑन एयर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है आपने ये कहा अपने किरदार पे, और इसी किरदार की शर्म की वजह से मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ कि आइंदा मैं पढ़ी लिखी लड़की लूँगा, और मैंने डिसाइड कर लिया आपकी बेटी को लूँगा। अच्छा। क्योंकि वो डेफिनेटली पढ़ी लिखी होगी, बड़े घर की भी है, अच्छे घर की भी है। तो वो फट पड़ी कि व्हाट आर यू टॉकिंग, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। मैंने कहा अभी आपने कहा कि आपको नहीं मिलती। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सारी बकवासबाजी है। बिल्कुल सही। जिसको अब फेस करते करते मुझे 54 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे समझ आ गई कि कौन कहाँ से बोल रहा है और क्या बोल रहा है, अब माइंड में नहीं करते। जी शाह साहब, माजरत के साथ एक जसारत करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ देर के लिए हमें तवक्कुफ़ करना पड़ेगा। इससे पहले कि मुनीबा शुक्रिया कहे, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है कि इसको एक सेगमेंट में समोना ज़्यादती होगी, अपने साथ भी और नाज़रीन के साथ भी। तो हम इससे अगला जो हिस्सा है, आज पहले हिस्से का इख्तिताम करते हैं, अगला हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह कल आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमारी और आपकी मुलाकात कराई है बड़े मशहूर शख्सियत है सैयद नूर साहब के साथ, और जो आधा हिस्सा रह गया है, जो बाकी मुलाकात का हिस्सा रह गया है, वो कल आपके साथ ज़रूर हम भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।